नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 12 की क्लास होनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी के चलते सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत ऑनलाइन कक्षाएं चालू होनी हैं। उसी क्रम में आज मेरी क्लास होनी है। विगत दिनों हम कुछ चैप्टर्स पैरेलल पढ़ा रहे थे जब कक्षाएं बंद हुई थी। बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं याद है, लेकिन सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन के चैप्टर्स उस समय चालू थे। तो उसी क्रम में मैं आपको आज फिर से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने कई चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए थे। जो मुझे याद आ रहा है उसके तहत मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये चैप्टर वर्तमान के लिए और भविष्य दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ध्यान से देखना। चैप्टर्स में बहुत सारे नियम हैं, सारे नियमों को बताना संभव नहीं है। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जिस एक्सरसाइज बुक में, कॉपी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे तो वो एक्सरसाइज आपकी हम देखेंगे, उसको जांचा जाएगा। तो क्लास शुरू की जाती है। आपकी पुस्तक में एक्सरसाइज नंबर 17A है, और ये बेहद महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है। जब भी पेपर थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो डायरेक्शन को पढ़ते हैं। डायरेक्शन में लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस by replacing the italicized words by nouns। तो हर सेंटेंस में एक इटैलिसाइज्ड वर्ड है जो कि तिरछा लिखा हुआ है। उस तिरछे लिखे हुए शब्द को हमें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल करके सेम मीनिंग वाला एक नया सेंटेंस बनाना है, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा होता है। तो हमारी जो डायरेक्शन है एक्सरसाइज की, उस डायरेक्शन के अनुसार लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स बाय नाउन्स। यहां पर प्रत्येक सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो तिरछे लिखे हुए हैं। इन तिरछे लिखे हुए शब्दों को हमें नाउन में कन्वर्ट करके सेम मीनिंग वाला एक नया सेंटेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद आप खुद करेंगे। तो हमारा पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है रीड द बुक
केयरफुली। रीड द बुक केयरफुली। और आप जैसा कि एक्सरसाइज में देखेंगे यहाँ पर केयरफुली शब्द को इटैलिसाइज्ड कर दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इस दिए हुए शब्द को जो है नाउन में बदलेंगे और नाउन में बदल करके सेम मीनिंग वाला एक नया सेंटेंस बनाएंगे। तो एक चीज देखते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ly लगा हुआ होता है तो आप पहले से भी जानते हैं, कई बार हमने आपको बताया भी है कि ly वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको प्रायः एडवर्ब कहा जाता है। ये बात आप समझते हैं? नहीं तो अब देखते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब कहा जाता है। तो पहला काम हमारा यह है कि इस दिए हुए इटैलिसाइज वर्ड को एडवर्ब के फॉर्म से हम नाउन के फॉर्म में लाएं। तो एक काम करते हैं कि केयरफुली जो वर्ड लिखा हुआ है, अगर उसका ly हम हटा देते तो हमें जो नया शब्द मिला वो नया शब्द हुआ केयरफुल। और इस केयरफुल वर्ड का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये हमारा बनके तैयार हुआ एडजेक्टिव। यानी कि अभी हमें और काम करना है क्योंकि हमें जरूरत है नाउन की। तो नाउन को प्राप्त करने के लिए अगर इस प्रीफिक्स को हटा दिया जाए तो हमें जो शब्द मिलता है वो मिलता है केयर। अब हमको जो है नाउन प्राप्त हो गया, हम नाउन तक पहुंच गए। अब इस केयर शब्द को इस सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकली सेट करना है। सीधे सीधे आप रखोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? ग्रामर के अनुसार किसी भी नाउन को किसी नाउन के पास सीधे सीधे नहीं रखा जाता है। जब भी दो नाउन्स को पास पास रखा जाता है तो उन दोनों के बीच में जो है हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अब इस सेंटेंस को इस शब्द की सहायता से रीराइट करना है। नाउन हमें मिल चुका है। अब प्रीपोजिशन कौन सा लाया जाए कि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो। तो एक चीज हम आपको बताते हैं कि ये जो पहले हमने देखा था इटैलिसाइज वर्ड था केयरफुली। जितने भी एडवर्ब होते हैं, कोई भी एडवर्ब हो, हर एडवर्ब में एक प्रीपोजिशन छिपा हुआ होता है। एडवर्ब के अंदर हमेशा प्रीपोजिशन छिपा हुआ होगा। कब? जब उसमें कोई सफिक्स लगा हुआ होगा। अगर सफिक्स लगा हुआ है तो आप ये मान के चलें कि यहां पर एक प्रीपोजिशन हिडन है। अब हमको उसको निकालना है। निकालने के लिए जो नाउन हमें प्राप्त हुआ है, नाउन प्राप्त हुआ हमें केयर, तो ये देखें कि ये नाउन जो हमें प्राप्त हुआ है इसकी कैटेगरी क्या है। तो इसकी कैटेगरी, अभी आपको सिंटैक्स पढ़ाया जाएगा तो वहां पर नाउन की कैटेगरी पढ़ाई जाएगी।
चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आज चला दिया गया। नाउन की अगर कैटेगरी देखी जाए तो ये जो केयर शब्द होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और बहुतायत में होता क्या है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो मोस्टली अपने पहले प्रीपोजिशन विद लेते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन? विद प्रीपोजिशन। अब आपका काम आसान हो गया। दिया हुआ सेंटेंस था हमारा, रीड द बुक केयरफुली, और हमने जब इस सेंटेंस को रीराइट किया, एडवर्ब को हमने फिनिश किया, उसको नाउन में कन्वर्ट किया, तो जो नया सेंटेंस बना वो बना रीड द बुक विद केयर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं, क्या इनके मीनिंग में कोई फर्क है? नहीं है। आप चाहे तो ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ें, आप नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ें, थोड़ा सा ग्रामर में तो अंतर हुआ लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही काम आपको इस एक्सरसाइज में करना है। तो हमने जैसा कि बताया आपको कि इस एक्सरसाइज को मैं ही सॉल्व करूंगा ज़्यादातर, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नियम बहुत सारे हैं और उनको लिखवाना संभव है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँ और उसके बाद आप लोग सॉल्व करें। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं तो लिखा हुआ है, आपके पास पुस्तक है, आप भी देखिए। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। अब सेंटेंस को आप देख भी रहे होंगे, तो सेंटेंस में जो प्रॉमिस्ड वर्ड है इसको इटैलिसाइज कर दिया गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको भी आप नाउन में कन्वर्ट करें और एक नया सेंटेंस सेम मीनिंग वाला बनाएं। तो एक बात हम आपको बताते हैं कि जो प्रॉमिस शब्द होता है खूब पढ़ा है आपने, ये वर्ब के फॉर्म में भी प्रॉमिस लिखा जाता है और नाउन के फॉर्म में भी प्रॉमिस ही लिखा जाता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इसको अगर नाउन में बदलेंगे तो भी हमें प्रॉमिस शब्द ही लिखना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी समस्या और सामने आई कि आपने अगर इसको नाउन में बदल दिया तो सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए यहां पर वर्ब का होना जरूरी है। अब आप प्रॉमिस शब्द को नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां पर जब वर्ब लाएंगे तो कौन सी वर्ब आप ला सकते हैं? क्योंकि आपने तो प्रॉमिस शब्द को नाउन में कन्वर्ट कर दिया है, सेम मीनिंग भी आपको मेंटेन करना है, एक वर्ब भी लानी है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें अगर, तो देखें यहाँ पर प्रॉमिस जो शब्द लिखा हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट पे लिखा हुआ था, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ब लानी है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लानी है, जिससे कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग
सेम रहे। तो बहुत बार तुमने ये पढ़ा होगा कि प्रॉमिस के पहले कीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार तुमने पढ़ा होगा प्रॉमिस के पहले मेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब प्रॉमिस शब्द को नाउन बना लिया जाता है और उसके पहले वर्ब लानी होती है, तो हम कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं और मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कंडीशन यह है कि आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। तो आपका जो नया सेंटेंस बनेगा, अब आप समझ चुके होंगे, ही मेड, इतना काम हमने कर लिया। अब आपको प्रॉमिस शब्द को नाउन बनाना है। अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, जब भी नाउन को रखा जाता है तो नाउन हमेशा अपने पहले एक आर्टिकल ले लेता है, रेयर केसेस को छोड़कर। तो हमें प्रॉमिस के पहले एक आर्टिकल प्लेस करना है। ही मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प मी। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला सेंटेंस था और जो अब सेंटेंस आया है, दोनों के मीनिंग भी सेम है और प्रॉमिस शब्द जो है नाउन में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व होने हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ही बिलीव्स दैट his servant is innocent। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको आप ध्यान से देखें। ही बिलीव्स दैट हिज सर्वेंट इज इनोसेंट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन में बिलीव शब्द को इटैलिसाइज किया गया है और इससे आपको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये हम सोचें कि बिलीव जो शब्द है ये तो एक वर्ब है और वर्ब के स्थान पर है, तो ये वर्ब ही होगी। अब इसका नाउन फॉर्म होता क्या है? तो अगर इसके नाउन फॉर्म की बात की जाए तो इसका नाउन फॉर्म होता है, आप पढ़ चुके हैं, बिलीव। अब सेंटेंस में इसको सेट कैसे किया जाए, तो एक तरीका हम आपको बताते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखे हुए होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट पे लिखे हुए होते हैं, उन सेंटेंसेस को आप अगर मेहनत करें तो किसी न किसी तरीके से वर्ब टू बी के प्रयोग से आप लिख सकते। अब थोड़ी सी तो मेहनत करनी है, लेकिन हमने बताया वर्ब टू बी आपको क्रियाएं बताई जाती थी, इसके अंतर्गत 5 क्रियाएं काउंट होती हैं, वाज और वेयर। ऐसे सेंटेंसेस को वर्ब टू बी के प्रयोग से लिखा जा सकता है। अगर यहां बिलीव्ड होता तो हम पास्ट की वर्ब टू बी लाते, बी वर्ब लाते। प्रेजेंट में है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट से बी वर्ब लाएंगे।
तो ये काम किया कैसे जाए, क्योंकि आपको ये तो बता दिया गया बी वर्ब आनी है। तो बी वर्ब लाने के लिए आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होना है, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा से ही होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बदलना होता है, मीनिंग नहीं बदलनी होती है। तो अगर हम यहां पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रख लें, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अंग्रेजी में दो ही होते हैं, एक इट और दूसरा देयर, आपको पहले भी बताया गया। अब यहां से हम वर्ब बी ला सकते हैं, और वर्ब बी जो आएगी वो आप समझ रहे हैं कौन सी आएगी, इज, और कोई रास्ता नहीं है। अगर इसको आपने नाउन बना दिया तो आपने लिखा बिलीफ, लेकिन इस ही का क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसको हम पासेसिव केस में बदल लेते हैं। इट इज हिज बिलीफ, और आगे सेम सेंटेंस लिख दें, दूसरी क्लास में कोई भी चेंज नहीं होना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग और नए सेंटेंस का मीनिंग दोनों का सेम मीनिंग हो गया, यानी कि आपका आंसर मिल गया आपको। चौथे सेंटेंस पर आते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, और इसके बाद हम चाहेंगे कि शेष बची हुई एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डेंजरस। इट इज डेंजरस। अब आप पहले तो ये देखें कि इटैलिसाइज वर्ड हमको मिला डेंजरस, और ये अच्छे छात्र की निशानी होती है कि वो सेंटेंस में दिए हुए हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाने। अगर ये काम आप कर ले गए तो मुझे ये विश्वास है कि आपको अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सब जानते हैं ये प्रोनाउन है, ये एक वर्ब है, और यहाँ पे देखो एक सफिक्स लगाया गया है। तो ऐसा सफिक्स जब भी लगाया जाता है तो हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म होता है। अब इस सफिक्स को आप हटा दीजिए, इसको यहाँ से ऑमिट करिए, तो हमारे पास बचा डेंजर। जैसे ही एडजेक्टिव से सफिक्स को हटाया जाता है तो हमें नाउन मिल जाता है, यानी कि हमें जो नाउन मिला वो मिला डेंजर। अब इसको जो है हमें रीराइट करना है और सेंटेंस में कुछ इस तरह से रखना है कि हमारे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस हो। तो इसके लिए हमने कहा कि जब भी आप नाउन को उठा करके दूसरे सेंटेंस में रखेंगे तो आपको एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ डेंजरस का मतलब ये खतरनाक है, खतरों से भरा हुआ है। तो इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस का मीनिंग भी और इस सेंटेंस का मीनिंग भी लगभग सेम है। आपको आपका आंसर मिल गया। तो आज की क्लास यहीं तक, और एक्सरसाइज के बचे हुए 6 सेंटेंस आप खुद करेंगे। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जैसे भी संभव हो आप हमसे पूछते रहना। हैव अ नाइस डे।